हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 संधारित्र तथा वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल पार्ट 1 की। इसके हमने दो पार्ट लिए हुए हैं, एक पार्ट 1 आएगा और इसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे छोटे छोटे, और पार्ट 2 में थोड़े बड़े न्यूमेरिकल और कम मात्रा में आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1 ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला काम इसके सूत्र लिख लेते हैं, जो कि साइड पर इधर। इसके फार्मूले इंपॉर्टेंट क्या क्या है ना। तो सबसे बेसिक फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा। किसी भी चालक की अगर मुझे धारिता लिखनी हो तो आंसर होता है C बराबर Q अपान V। यहाँ पर किसी भी साई या किसी भी नाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल या बेसिक कैपेसिटेंस का फार्मूला है टोटल चार्ज बटे टोटल वोल्टेज। ठीक है। अगला हमने पढ़ा था विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक क्या होता था? वो चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं होता था, ताकि उसकी धारिता पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है उसका जो आंसर था वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस। और रेडियस मेरे ख्याल से आपको याद होनी चाहिए, हमने ए माना था। उस गोलीय चालक की जो त्रिज्या मानी थी वो कितनी मानी थी? स्मॉल ए, तो हमने स्मॉल ए लिख दिया है। कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छे। अगला इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव टोटल चार्ज अपान टोटल धारिता मीन्स Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। आप इसे Q1 को तोड़ करके भी देख सकते हैं C1 V1 के रूप में। Q बराबर, यहां से देखो Q बराबर CV होता है, तो Q1 बराबर बोलो क्या होगा? C1 V1। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये है इसका कॉमन पोटेंशियल। इसके बाद था जब हमने चार्ज को ट्रांसफर किया था तो जो ट्रांसफर आवेश की मात्रा थी वो उनकी धारिताओं के अनुपात में थी, और जो ट्रांसफर करने पे उनके जो वोल्टेज का अनुपात आया था वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात के बराबर था, है ना। तो इस बेसिक फार्मूले को याद रखना आप, यानी कि हम लिख सकते हैं V1 अपान V2 बराबर C2 अपान C1 बराबर Q2 डैश अपान Q1 डैश। इसमें कोई बुराई नहीं है, समझ में आया सभी को? सॉरी, यहां लिख दीजिए, ठीक है, यही लिखा रहने दो, Q2 डैश अपान Q1 डैश, है ना। ठीक, बहुत अच्छे। ये तो हो गया V1 बाई V2 और C2 अपान C1 बराबर Q2 डैश अपान Q1 डैश। इसके साथ इसका फार्मूला ध्यान से तो व्युत्क्रमानुपात में, और इसके साथ देखो तो समानुपात में है। ठीक। इसके बाद तुमने पढ़ा था ऊर्जा लॉस। क्या पढ़ा था? ऊर्जा लॉस। ऊर्जा लॉस का फार्मूला था C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान में 2 C1 प्लस C2। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रॉपर दिख भी पा रहा होगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद पढ़ाया गया था समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी में हमने जब एक पट्टी रख दी थी तो आंसर आया था एप्सिलॉन नॉट A और बटे में था D माइनस टी प्लस टी अपान के। तो जब न्यूमेरिकल आते जाएंगे तो उनको भी बताते चलेंगे, सबको लिखना ठीक नहीं है। इसके बाद पढ़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा का, वो था U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्या यहां तक दिख पा रहा है सभी को? ठीक, नीचे नहीं दिख पा रहा है पर ध्यान देना थोड़ा। ये लिखा है U बराबर 1/2 U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ठीक। और एक फार्मूला और था वैद्युत ऊर्जा घनत्व का, वो था स्मॉल u बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। ठीक, तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने सारे फार्मूले इसमें नहीं लिखे हैं पर कुछ तो लिखे दिए हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक सवाल को और इजीली इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, ये सवाल हमने पीछे भी लिया हुआ था तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कह रहा है आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm है। यानी जो छोटी बूंद है उनका जो रेडियस है वो 0.1 mm है। मीन जो छोटी बूंद है उसका जो रेडियस दे रखा है वो 0.1 mm है। बाद में इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आप जानते हैं हम न्यूमेरिकल MKS पद्धति में यूज करते हैं। ठीक। और इसी छोटी बूंद पर जो आवेश का मैग्नीट्यूड है, जो छोटा वाला क्यू है, उसका जो वैल्यू है 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है ना, है।
और मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद पर विभव बताओ, है ना। बड़ी बूंद पर विभव का मतलब ऐसे लिख लें, वी बिगेस्ट ड्रॉप, है ना, पोटेंशियल बिगेस्ट ड्रॉप। अरे वीबी निकालना है अपने को, है ना, तो वीबी लिखने के लिए फार्मूला लिख देते सीधा सीधा यार। हम समझते हैं कोई भी गोलीय चालक एक बिंदु आवेश की भांति काम करता है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पर होता है। बहुत बढ़िया। देखो जितना ज्यादा थ्योरी को पकड़ के चलेंगे, थ्योरी तुम्हें पकड़ के चलेगी, है ना। तो चूंकि ये बड़ा वोल्टेज है तो जाहिर सी बात है हम चार्ज भी यहाँ बड़ा ले लें और रेडियस भी बड़ा ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया। अब टोटल कितनी बूंदे हैं? 64। कितनी बूंदे हैं? तो हम क्यू की जगह लिखेंगे 64 स्मॉल क्यू। पर प्रॉब्लम किसमें है? आर तो बड़ी वाली बूंद का त्रिज्या है और हमें आंसर दे रखा है छोटी बूंद का, तो हमें आर को देखना पड़ेगा कि आर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आर को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ कहीं पर। तो हम इजीली लिख सकते हैं 64 छोटी बूंद, क्योंकि ये मिल करके बड़ी बूंद बना रही है। इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं 64 छोटी बूंद बराबर एक बड़ी बूंद। इसका मतलब ये है कि 64 छोटी बूंदों का आवेश एक बड़ी बूंद के बराबर है और 64 छोटी बूंदों की त्रिज्या एक बड़ी बूंद की त्रिज्या के बराबर है, और इसका आयतन, इन 64 का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो 64 का आयतन होगा, और गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोला कहां से इन्वॉल्व हो गया तो हम आपको बता दें। वो अलग बात है कि ड्रॉप गोल बेसिक नहीं होती है, पूरी तरह से गोल नहीं है ना, पर हम ये कह सकते हैं कि वो लगभग गोल है। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, एक की जगह एक ही लिखा रहने देंगे तो सीधा सीधा लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इस बार आर हमने कैपिटल ले लिया, क्योंकि बड़ी बूंद के लिए कैपिटल वैल्यू है, छोटी बूंद के लिए स्मॉल है। तो कुछ जो कट रहा है काट दीजिए। ये 2 नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल यार। अब बोलो यहां से क्या लिख सकते हैं? तो हम 64 को क्यूब के टर्म में देख लेते हैं। तो ध्यान से हम क्या में लिख सकते हैं? ये 4 का क्यूब आर का क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब, है ना। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो क्या हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? 4r के रूप में। किसके रूप में? 4r के रूप में। गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस फार्मूले को हम थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ध्यान से, तो यहाँ क्या लिखे? 9 × 10⁹ और क्यू की जगह बोलो क्या लिखे? 64 क्यू। और क्यू की वैल्यू तो भाई साहब ये रखी है 2/3, 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻12, है ना। बटे में क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू 4r, तो 4 लिखा रहने दो, आर की वैल्यू ये उठा के रख दो यार। तो 0.1 और mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा कराते हैं यार। तो क्यों ना बाबू इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, आंसर। क्या बात क्लियर है? यानी अगर हम इस यूनिट को, इस पूरे मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर लें तो जो भी वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी, पर जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इसे सिर्फ सॉल्व करने का काम है और ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन आप कर लियोगे, 4 से कट ही जाएगा यार, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से 12, अरे देख लेना अपना, है ना, जो भी आता है। चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छे, इसे रेस करते हैं। अगला सवाल है, अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। कह रहा है एक धातु, सॉरी ये मत पढ़ो, बहुत सिंपल सवाल है। पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युतधारिता की गणना कीजिए। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी तो हमने आपको बता रखा था कि पृथ्वी की जो वैद्युतधारिता होती है वो अनंत होती है। ऐसा क्यों हमने बोला था? क्योंकि हमने आपको कहा था कि फार्मूला होता है C = Q/V, और चूंकि पृथ्वी का विभव 0 होता है, पृथ्वी का विभव 0 होता है, इसका मतलब है कि अर्थ के लिए जो धारिता होगी वो कितनी होगी? अनंत होगी। बट यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ ऐसा मत सोचना कि उड़ा दो 0 है ना, वैल्यू पढ़ा नहीं, बस पृथ्वी मिल गया आंसर 0 है, नहीं। याद रखना, पृथ्वी अगर जब एक विलगित गोली चालक के रूप में होगा तो उसका कुछ ना कुछ आंसर भी आता है, पर अगर वो विलगित गोली चालक के रूप में नहीं है देन उसकी जो धारिता है वो कितनी है? इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो आप सवाल को पढ़ते हैं, क्योंकि इस सवाल में जो पृथ्वी है वो एज अ विलगित गोली चालक है, मींस आइसोलेटेड चालक है, ठीक है ना। तो पहला इस सवाल कह रहा है पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास, व्यास का मतलब है रेडियस निकाल सकते हैं, तो व्यास को हम d से लिखते हैं, व्यास को कहा है d से, और d की वैल्यू भाई साहब दे रखी 1.28 × 10⁴, और ये वैल्यू में भी है किलोमीटर, बिल्कुल ये व्यास दे रखा है।
तो क्यों ना हम रेडियस निकालें। रेडियस की वैल्यू हम सभी जानते हैं r बराबर d/2, अरे त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, है ना। तो फिर बोलो कितना लिखें यार, 1.28 बटे में 2 इंटू 10⁴, और चाहो तो किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लो, बात आसान हो जाएगी यार। तो हम यहाँ से इसको काट दें तो ये आ जाएगा 0.64 गुणे 10⁻7, और ये आ गया मीटर में। ये वैल्यू काहे में आ गई, मीटर में। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। कह रहा है इस व्यास का जो गोलाकार चालक है उसे विलगित गोली चालक मानकर धारिता निकाल दो। क्या निकाल दो, धारिता, सी निकालना है। अब विलगित गोली चालक मान के करेंगे तो विलगित गोली चालक का इसमें सूत्र कौन सा है, बेसिक फार्मूला है 4πε0a, 4πε0a रखो उड़ाओ, 4πε0a। आपको याद होगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है ये, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 9 × 10⁹। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को निकालेंगे तो ये वैल्यू 1 करके आ जाएगी, मीन्स ये वैल्यू ये आ जाएगी 1/9 गुणे 10⁹ इंटू, अब ए की वैल्यू बोलो कितनी है, ए मतलब रेडियस ये है ना। तो ए लिखो चाहे स्मॉल आर लिखो, इसमें कोई बुराई नहीं, कुल मिला के रेडियस है। तो रेडियस बोलो कितनी आएगी, 0.64 गुणे 10⁻7। क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। आपको बता दें इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 711 गुणे 10⁻6 फैरेड, 711 गुणे 10⁻6, क्योंकि माइक्रो को 10⁻6 ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो 711 गुणे 10⁻6 फैरेड, तो आप इसे लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, एक बार रिपीट कर देते हैं। 100 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की, 100, तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट। इस बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता कितनी दे रखी है, पिकोफैराड कितने हैं, 900 पिकोफैराड, और लिखा ऐसे है ना। तो पिको को चेंज कैसे करते हैं, तो जिस प्रकार 10⁻6 से माइक्रो को रिप्लेस किया जाता है, वैसे ही पिको को रिप्लेस करने के लिए कितना यूज करते हैं, -12, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब मुझे निकालना है स्थिर वैद्युत ऊर्जा, संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला है U का फार्मूला हम कई रूपों में देख सकते हैं, एक बार हम इसको थोड़ा एक्सप्रेस कर देते हैं। नॉर्मल जो फार्मूला आता है वो ये है, हाफ QV। अगर ऐसे Q बराबर CV रख दें, Q बराबर CV, तो ये आंसर आ जाएगा CV²। क्या आ जाएगा, CV²। अगर हम V की जगह Q/C लिख दें तो ये आंसर आ जाएगा Q²/C, है ना। तो ये सारी वैल्यू U की है। अब इसमें से कौन सा यहाँ रखेंगे, ये चीज तुम्हारी सोच पर डिपेंड है कि तुमने यहाँ पर कैसे जल्दी सोच लिया। तो बोलो C दे रखा, V दे रखा, तो इसमें से कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा। तो बाबू क्या समझ आ रहा है, यही वाला ठीक है, बिल्कुल यार। हाफ इंटू C की वैल्यू बोल कितनी है, 900 गुणे 10⁻12 इंटू V की वैल्यू ये रही। अच्छा, इस वाली वैल्यू को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10⁻2, और 10⁻2 लिखेंगे और V का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा 10⁻4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻4। इसे उड़ा दो भाई साहब, 450 आ गया, 450 गुणे 10⁻8 आ गया, खत्म हो गया यार सवाल, बस इतना ही था। जूल, यूनिट क्या आएगी, जूल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे यार। अब क्या कह रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को रोको और आराम से सवाल लगाइए, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल सकता है कि हम एक एक सवाल को आपको उतरवाएं फिर आप आराम से देखें, है ना। स्क्रीन को रोको, आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पढ़े सवाल तो बहुत ध्यान से सुने भी। अगला कह रहा है, क्योंकि हम लिख नहीं रहे सवाल ना, टेंशन ना लो, जब स्क्रीन होगी तो सवाल यहाँ पर लिखा रहेगा, आराम से उसके नीचे सॉल्व करेंगे। बट अभी थोड़ा स्ट्रगल के दिन है, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए भयंकर से, यकीन करो यहाँ LCD लगवाएंगे और सवाल ऊपर चलेगा, हम आराम से उसको नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बेहतरीन भी कर देंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा सब्र करिए। अगला सवाल कह रहा है, एक 8 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया जाता है। संधारित्र की धारिता कांस्टेंट है, वोल्टेज को चेंज किया जा रहा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करो। क्या है, काहे की गणना करनी, वृद्धि की, ठीक, देखते हैं यार। C की वैल्यू कितनी है, 8 माइक्रोफैराड, माइक्रो को हम लिखते हैं 10⁻6, ठीक, बहुत बढ़िया। इसका 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट किया जा रहा है ना। तो V1 मान लेते हैं 20 वोल्ट है
और जो V2 का मैग्नीट्यूड है वो 30 वोल्ट है। ठीक, ये सवाल है। कह रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करो। तो एक बार इसके लिए U निकालो और एक बार इसके लिए अलग अलग। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप U1 U2 के मान निकाल लो, है ना, और देन U निकालोगे तो आराम से हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, बस यही करना है। तो क्यों ना एक ही बार में सॉल्व कर दें यार। यहां से तो U बराबर हाफ, दोनों में क्या C भी कॉमन रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या लिखेंगे बोलो, CV1 स्क्वायर, इसमें लिखेंगे CV2 स्क्वायर। तो चूंकि U2 माइनस U1 करेंगे तो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, सॉरी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे। हाफ C की वैल्यू है 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और अंदर आएगा 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है ना। क्या हम देख पा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसका वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है। एक बार 30 में 20 जोड़ के गुणा कर दीजिए, एक बार में 30 में 20 जोड़ो और एक बार 30 से 20 घटाओ, तो 50 गुणे 10 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 500। या ऐसे नहीं करना था तो सीधा स्क्वायर करके कर लो यार। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, 900 से 400 घटा दीजिए 500 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6। 500 की गुणा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 में कर दीजिए, आंसर 2000 गुणे 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। इसका मतलब 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है ना, जो आंसर इसका आएगा वो ये आएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 जूल। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप अपना पेन कॉपी पे इजीली सॉल्व करते चले। नेक्स्ट थोड़ा सा लंबा सवाल है, आफत कोई नहीं है। कह रहा है धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते और इसको लिखते भी चलते हैं। दो गोले हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहां सपोज करते हैं R1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यहां सपोज है R2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी रेडियस R2 है और ये इसकी रेडियस R1 है। अब कह रहा है दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस पर भी 75 है, इस पर भी 75 है। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 भी 75 है और Q2 भाई साहब भी 75 है ना। सेपरेट वैल्यू लिखे दे रहे हैं, यानी Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड समान है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, जोड़ दिया। याद होगा तो एक डेरिवेशन चल रहा है। क्या ये वो डेरिवेशन है जिसमें हमने कहा था जिस चालक तार से जोड़ा जाता है उसकी धारिता 0 रहती है, यानी वो इनकी धारिताओं पर कोई विक्षेप नहीं डालता, मींस कोई प्रभाव नहीं दिखाता। गणना कीजिए, क्या क्या गणना करना है। जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। जब तुमने इसको जोड़ा तो जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव का मतलब है, चलो लिख देते हैं। नंबर 1, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मतलब होता है टोटल चार्ज अपान टोटल धारिता, जो कि यहां पर लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब क्या कह रहा है, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। आपको याद होगा जब हमने चार्ज को ट्रांसफर किया था तो इस पर नया चार्ज Q1 डैश आ गया था और इस पर नया चार्ज Q2 डैश आ गया था। तो स्थानांतरित आवेश बोलो कितना हो गया। पहले हमने इसका चार्ज Q1 माना है और Q1 बदल करके जब चार्ज ट्रांसफर हुआ तो इस पर Q1 डैश आ गया। इसका मतलब अगर हमने पूछे इसमें से भाई साहब इसमें कितना चार्ज गया, तो पहले था कितना Q1, बचा कितना Q1 डैश। इसका मतलब बीच में कितना निकल के इस पे ट्रांसफर हुआ है। क्या वो बात अपने को समझ आ रही है कि Q1 माइनस Q1 डैश निकालना है। क्या निकालना है, Q1 माइनस Q1 डैश। ये है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, मीन्स ये निकालना है। तीसरा पॉइंट दे रखा है जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास। जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास के लिए फार्मूला U बराबर होता है जोड़ने से पहले और माइनस U जोड़ने के बाद, है ना। यानी कि जोड़ने से पहले के U से अगर हम जोड़ने के बाद वाला U निकाल दें तो अपने को क्या निकल आएगा, ऊर्जा लॉस। अरे U लॉस, U ऑलवेज लॉस होता है, ये बात भी आपको बताई थी हमने, क्योंकि U की वैल्यू हमेशा प्लस आती है, मीन्स पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यही होता है वैल्यू का कि ऊर्जा का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, और जब निगेटिव आती है उसका मतलब यह है कि ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। ठीक, चलो समझते हैं इस बात को। अब एक एक चीज को लिखते हैं, समझते हैं कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा। मुझे उभयनिष्ठ विभव निकालना है। उभयनिष्ठ विभव ये है,
V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। अब प्रॉब्लम किसमें है, Q1 प्लस Q2 तो पता है, पर दिक्कत है C1 प्लस C2 नहीं पता है। तो पहले C1 और C2 ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो C1 निकाल लो और C2 निकाल लो। C1 बोलो क्या लिखेंगे यार, C1 लिखेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9, सॉरी 1 अपान 9 इंटू 10 टू पावर 9, है ना। 1 अपान 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख गया ये। अरे गोले हैं यार, गोले की धारता लिख रहे हैं। अब ए रेडियस है, तो पहले गोले की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 गुणे 10 की पावर -2। अगर हम इसे ध्यान से सॉल्व कर चुके हैं तो ये भाई साहब आंसर आ गया 5/9 गुणे 10 की पावर -11 फैरेड। ये आ गया C1। क्या आ गया, C1। अब अगर मुझे C2 निकालना हो तो 5 की जगह बस इसका वैल्यू 10 ही तो हुआ है, तो जहां 5 लिखा है वहां 10 लिखना है केवल। इसका मतलब ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी, आप करके भी देख सकते हैं। ये आ गया C2 का मान, किसका आ गया, C2 का। तो क्यों ना हम उभयनिष्ठ विभव निकाल दें। तो पॉइंट A सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। पॉइंट A की वैल्यू में V निकालना है। Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू 75 माइक्रोकुलाम। 75 गुणे 10 की पावर -6 प्लस 75 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है ना, बटे में C1 प्लस C2। तो ये आ जाएगा 5/9 गुणे 10 की पावर -11 प्लस 10/9 गुणे 10 की पावर -11। कोई बुराई नहीं है, ठीक। ऊपर ध्यान से देखते हो 150 हो जाएगा, और चूंकि जोड़ने घटाने में हमेशा ना घातें कॉमन ली जाती हैं, तो ये -6 आ जाएगा। नीचे बोल कितना बचेगा, तो 5/9 गुणे मत लिखो, सीधा सीधा लिखो 10/9। अगर आप सोचो 10 की पावर -11 कहाँ गया, तो समझो 10 की पावर -11 मैंने कॉमन कर दिया। अब एक स्टेप थोड़ा घटा रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखना। हमने 10 की पावर -11 यहाँ से उठा लिया, और 10 की पावर -11 जब उठा लिया तो ये ऊपर अगर हमें लिखना हो तो हम इसे 10 की पावर +11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +11। तो नीचे मिटा भी तो सकते हैं, ठीक। अब बहुत ध्यान से तो 9 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ये कितना हो जाएगा, 10 5 15, कितना हो जाएगा 15। 15 से 150 काटेगा तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। ऊपर 10 बचेगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब जो V आएगा वो आ जाएगा 90 गुणे 10 की पावर 5, मीन्स 9 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट किताब का आंसर आ रहा है। तो क्या 90 गुणे 10 की पावर 5 ही तो अपना 9 गुणे 10 की पावर 6 लिखा है, कोई समस्या नहीं है। क्या समझ आया, बड़ा डिक्टो सवाल है। वैल्यू पुट करते जाओ, बस थोड़ा सा भेजे का इस्तेमाल करते जाना। भेजे का इस्तेमाल करने को ना थोड़ी कैलकुलेशन सीखते जाना। अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आ रही तो वीडियो को बार बार देखिएगा, है ना। एक बार नहीं आएगा दोबारा आ जाएगा, पर आ जरूर जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, और कैलकुलेशन पे सब लोग काम कीजिए। तो हमने पॉइंट A को सॉल्व कर दिया। अब इधर मिटाते हैं, क्योंकि अपने को इधर से सॉल्व करना है, ठीक। तो जो आंसर निकला है क्या पता उनकी भी जरूरत पड़े, तो उन्हें याद करते चलना, ठीक। इसे लिखा रहने देते हैं, C1 लिख देते हैं अलग से। C1 और C2 के मान C1 आया था 5/9 गुणे 10 की पावर -11, ठीक। और C2 आया था 10/9 गुणे 10 की पावर -11। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कह रहा है Q1 - Q1 डैश निकाल दो। पॉइंट नंबर B सॉल्व कर रहे अब, ठीक है ना। पॉइंट नंबर B Q1 - Q1 डैश, है ना। Q1 की वैल्यू बोलो क्या होती है, C1V1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, C1V। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि Q1 डैश कब होता था मान, जब इनको हम तार से जोड़ देते थे। और आपको याद होगा जब गोली चालकों को या किन्हीं भी दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों के विभव कॉमन ना हो जाए, मीन समान ना हो जाए। तो जब Q1 डैश होगा तो जो विभव होगा वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब V1 की वैल्यू यार गड़बड़ हो जाएगा, तो V1 निकाल देते हैं पहले, है ना। V1 निकालने के लिए हम क्या करें, कहीं से फार्मूला रख सकते हैं, ऐसे ही V1 की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा यार, है ना। लेकिन नहीं भी निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम V1 निकालेंगे तो V1 तो निकालना पड़ेगा, लंबा जाएगा थोड़ा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीधा सीधा Q1 की वैल्यू दे रखी है ना, Q1 निकाल देते हैं। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, ध्यान नहीं दिया हमने, है ना। कि V1 क्यों निकाल, ऐसा नहीं कि V1 निकाल नहीं सकते, V1 निकाल सकते हैं, पर थोड़ा लंबा चला जाएगा। ध्यान से देखो तो Q1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, काहे इतना झंझट करें हम। चलो ध्यान से देख, 75 गुणे 10 की पावर -6 माइनस C1 की वैल्यू कितनी है
5/9 गुणे 10 की पावर -11 और इनटू में v की वैल्यू अभी नीचे आई थी 9 गुणे 10 की पावर 6, है ना। तो ध्यान से कुछ कटेगा, 9 से 9 मर जाएगा यार। 5 गुणे 10 की पावर, ये देख क्या बचेगा, 75 गुणे 10 की पावर -6 माइनस 5 गुणे 10 की पावर -5। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे 50 देख लें, क्या देख लें, 50, क्योंकि घाते कॉमन होनी चाहिए तो हम घाते कॉमन समान कर देते हैं। -50 तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6, इधर बढ़ाया इधर से घटा दिया, इधर एक 0 बढ़ाया मीन्स 10 बढ़ाया इधर 10 घटा दिया, ठीक है। 75 से 50 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। 10 की घात -6 कॉमन आ जाएगा, -6 कॉमन को माइक्रो को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, माइक्रो। ये वाली वैल्यू आ गई कूलाम में। तो इस गोले से इस गोले पे कितना चार्ज ट्रांसफर होके गया है, 25 माइक्रो कूलाम। तो भाई साहब इस पर अगर हम पूछे दूसरे गोले पे कुल चार्ज कितना हो गया, तो दूसरे गोले पे पहले था कितना 75, अब कितना हो गया 100। क्यों, क्योंकि 75 में 25 जुड़ गया। अगर हम पूछे इस पे नेट चार्ज कितना है, तो प्रेजेंट टाइम इस पे जब जोड़ दिया हमने तो नेट चार्ज इस पे कितना है 50 माइक्रो कूलम, कितना है 50। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, अब पॉइंट नंबर सी सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर सी थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी का मतलब थोड़ा हैवी सवाल है। क्यों है उस चीज को बताते हैं आपको। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला रख लें तो आसान हो जाता। जैसे देखो सवाल में C1 C2 की वैल्यू दे रखी है, C1 + C2 भी दे रखा है, पर मिसिंग कौन है, ना तो V1 पता है और ना ही V2। अगर हम किसी प्रकार V1 और V2 के मान निकाल लें तो इजीली हो जाएगा, तब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये करना नहीं जानते तो हम इनका अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, है ना। अलग अलग सॉल्व करने का क्या मतलब है, अलग अलग सॉल्व करने के लिए फार्मूला यू का लगा देते हैं जोड़ने से पहले, जैसे कि यहाँ लिखा है जोड़ने से पहले माइनस जोड़ने के बाद, है ना। तो हमें v लिखना नहीं पड़ेगा और बिना v लिखे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा फार्मूला रख सकते हैं जिसमें v नहीं आएगा, जैसे ½ होता है। तो हम लिखते हैं जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले ये वाला लिखना है, तो इसे मान लेते हैं यू डैश और इसे लिखते हैं यू डबल डैश, ठीक है। तो यू डैश निकाल रहे हैं पहले, ये पॉइंट नंबर सी सॉल्व किया जा रहा है, तो यू डैश निकालते हैं। यू डैश की वैल्यू होगी ½ Q1² C मीन्स C1, C मीन्स C1, ठीक, प्लस ½ Q2² C2। अरे हमने इसमें ½ Q2/C फार्मूला अप्लाई करा, याद होगा जोड़ने से पहले टोटल ऊर्जा और माइनस में जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। अब जोड़ने के बाद की ऊर्जा बोलो क्या होगी, U डबल डैश, U डबल, और टोटल जो इन पे विभव आएगा वो कितना हो जाएगा V²। क्या आप कर सकते हैं, मुझे अपने को U लॉस निकालना है, तो लिखेंगे U डैश माइनस U डबल डैश, खत्म। बस इतना सा सवाल था, है ना। हमने जोड़ने से पहले की ऊर्जा निकाली दोनों की, और ये जोड़ने के बाद जब जोड़ दिया हमने तो जो पोटेंशियल था वो कॉमन हो गया। कॉमन पोटेंशियल को आराम से हमने सॉल्व किया, क्योंकि C1 + C2 के मुझे मान पता है, आंसर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन है, थोड़ा इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट कह रहा है, बहुत बेसिक सवाल है, एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। वायु संधारित्र को हमने C से लिखा था, 2 माइक्रोफैराड है, और कह रहा है यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैराड हो जाए। माध्यम रखने पर धारिता इतनी हो जाए। माध्यम के परावर्तन को K लिखते हैं, K की वैल्यू ज्ञात करनी है और धारिता कितनी होगी 12 माइक्रोफैराड। माध्यम की धारिता को हमने Cm से लिखना बताया था, Cm की वैल्यू कितनी होगी 12 माइक्रोफैराड। इनमें रिलेशन क्या होता है तो आपको अच्छे से याद होगा कि, या हम ऐसे लिख देते हैं Cm, जो मीडियम का कैपेसिटेंस होता है वो निर्वात की कैपेसिटेंस का K टाइम होता है, मीन Cm बराबर K/C हो, सॉरी Kc होता है। अब K निकालोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, Cm/C मीन 12/2, आंसर 6, आंसर 6। यहाँ पर हमने माइक्रो को चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। आगे चलते हैं यार, बहुत इद्दी सवाल था, ऐसे लिया था मजाक के लिए। नेक्स्ट कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में
वायु भरी है। क्या भरी है? वायु भरी, तो इसका मतलब परावर्तन 1 रहेगा। यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम इसके चित्र से बना देते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें यहाँ की रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, है ना। ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो यहां से आर निकाल लो। क्या निकाल लें? आर की वैल्यू निकल आएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ जाएगी? 4। बहुत अच्छे। और हमें पता है प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसे रिप्लेस किया जा रहा है, मींस इसके इक्विवेलेंट एक संधारित्र लिया जा रहा है 100 सेंटीमीटर व्यास वाला, 100 सेंटीमीटर व्यास वाला गोली संधारित्र जिसका व्यास 100 सेंटीमीटर है। तो बोलो आर इसका कितना होगा? 50। इसका आर लिखे कि ए लिखे? तो आप कहेंगे ए लिखो, क्योंकि विलगित गोली चालक की त्रिज्या हमने ए मानी है। ठीक है ना। कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी बताओ। अरे इनके बीच की दूरी को कहाँ से लिखते हैं? डी से। तो डी की वैल्यू बता दो। तो अगर रेडियस इनकी बराबर है तो समान संधारित्र है, समान संधारित्र, तो इसका सी इसके सी के बराबर होगा। तो इसके सी के लिए फार्मूला बोलो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बच्चों की निर्वात बोला गया तो हमने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख दिया। इसका बोलो क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जो कट सकता है काट दो यार, क्या एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर जाएगा। ठीक है, मुझे डी निकालना है। डी तो एक की जगह बोलो क्या लिखें? ए तो इसमें दे नहीं रखा, पर एक में रेडियस दे रखा है, तो हम क्यों ना सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर लगा दे। पाई आर स्क्वायर बटे में बोलो क्या आ जाएगा? 4 पाई ए। क्या पाई से पाई मर जाएगा? बिल्कुल। आर की वैल्यू बोलो कितनी है? 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर और बटे में 4 और इंटू में ए की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2। क्या आप अगर इससे गुणा भाग कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भाई साहब लिखा है 16 गुणे 10 की पावर माइनस 4 और ये लिखा है 200 गुणे 10 की पावर माइनस 2, यानी नीचे सिर्फ 2 लिखा है। नीचे कितना लिखा है? 2, है ना। ऊपर लिखा है 16 गुणे 10 की पावर माइनस 4। काट पीट दीजिए आंसर। ठीक है ना। और पिद्दी सवाल नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तब पिद्दी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर पिद्दी विद्दी नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब ये है कुछ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, धड़ल्ले से उड़ाते हैं इनको। कह रहा है 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है ना। 3 संधारित्र लिख देते हैं, सभी की धारिता समान है इसलिए हम ये लिखने से कतरा नहीं सकते। C1 बराबर C2 बराबर C3 और इसका जो मैग्नीट्यूड है बाबू वो कितना है? 3 माइक्रोफैराड है। बहुत अच्छे। श्रेणी क्रम में लगे हैं, तीनों कौन से क्रम में है? श्रेणी। तो हम श्रेणी क्रम में लगे तो इनका रिजल्टेंट आंसर तो देख लें। आपको याद होगा श्रेणी क्रम में रिजल्टेंट आंसर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने श्रेणी और समांतर को उधर सूत्र नहीं लिखे, तो एक बार याद करा देते हैं आपको। श्रेणी का ये सूत्र होता है और समांतर का होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना, याद रखना। तो ये बोलो कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम कितना मिल जाएगा? 3। इन सभी तीनों का इसमें भाग लगा दीजिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स ये आ जाएगा 3/3। इसे काटेंगे 1 आ जाएगा और हमें चूंकि C निकालना होता है तो C की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1। कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छे। अब कह रहा है इनकी समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकाल दो। इन्हीं संधारित्रों की कौन से क्रम में? समांतर। ठीक है ना, इन्हीं की कौन से क्रम में? समांतर। जब इन्हीं की समांतर क्रम में निकालेंगे तो C का आंसर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 प्लस 3 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 9। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। और ये सवाल सब एक एक नंबर में पूछे गए हैं। आपको बता दें हम जितने भी सवाल आपको करा रहे हैं, जितने भी कराएंगे 40-50 जो भी, वो सारे विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, मतलब कभी ना कभी यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, कुछ टाइट जो सवाल है उनको भी लिया है जो कभी अभी तक पूछे नहीं गए, मे भी वैसे भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है ना। तो अगला कह रहा है 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड है। समांतर क्रम में तो 2 संधारित्र मानते हैं C1 और C2, उनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 है। समांतर क्रम का सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि 2 ही संधारित्र है तो हमने 2 ही बार लिखा। और इसका जो नेट आंसर कह रहा सवाल में वो ये है 24 माइक्रोफैराड। ठीक। कह रहा है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैराड। अगर हम इन्हीं को श्रेणी में जोड़ दो तो 1/C1 प्लस 1/C2 और इसका आंसर कितना है? 1/6 माइक्रोफैराड। क्या 2 इक्वेशन आपको समझ में आए? बहुत अच्छे। यानी 2 संधारित्रों का समांतर क्रम में आंसर 24 है और 2 संधारित्रों का श्रेणी क्रम में आंसर 6 है। इसे हमने 1/6 क्यों लिखा वो आप समझ चुके होंगे। कह रहा है उनकी अलग अलग धारिताएं बता दो। अरे C1 C2 के मान निकालने हैं।
C1 क्वेश्चन मार्क C2 क्वेश्चन मार्क। ऐसे सवाल करने से पहले अगर आपको याद होगा हमने चार्ज में जब आपको पढ़ाया था और हमने आपको बताया भी था कि चार्ज है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है और इन सब चीज़ों में अलग अलग निकाला भी जाता है। मीन्स C1 C2 बता दो, R1 R2 बता दो, Q1 Q2 बता दो। तो इनके लिए हमेशा एक फार्मूला आप सभी याद रखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है ना, इस फार्मूले पे बेस्ड होता है, इसी से उड़ाना पड़ता है। तो ध्यान से देखो, तो a ये लिखा है C1 प्लस C2 और C1 C2 ढूंढ के लाओ और C1 माइनस C2 ढूंढ के लाओ, तो दो फंक्शन ढूंढने पड़ते हैं। तो प्लस वाले को बना लो समीकरण 1, अब समीकरण 2 को ढूंढना है जिसका नाम है a माइनस बी का मतलब C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 करने से पहले इस समीकरण को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना, इसे सॉल्व कर देते हैं। तो फिर बोलो क्या आ जाएगा यार, यह आ जाएगा C2 प्लस C1 अपान C1 C2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो तो C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 24 है। 24 बटे C1 C2 बराबर 1/6 का क्रॉस मल्टीपल देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो आंसर आ जाएगा C1 C2 का कितना, 24 के 4 6 दूनी 12 2 14 मीन्स 144। कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान से देख, एक चीज आ गई क्या, C1 C2 का प्रोडक्ट आ गया। अब मिसिंग कौन, C1 माइनस C2। उठा करके यहाँ रखो, साल पर उड़ा दो, है ना। तो बोलो यहाँ से क्या लिखें, यहाँ लिखेंगे C1 माइनस C2 और इसका होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर या वैल्यू रखने बाद में रख देते हैं, है ना। 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 144। ध्यान से देखो तो ये सब माइक्रो में लिखा है, यूनिट क्या है, माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो बोलो आप क्या लिखें यहाँ पे हम लिख सकते हैं 576। क्या लिख सकते हैं 576 और माइक्रो का जब स्क्वायर करेंगे 10 की पावर माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 6 तो है ही, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 आ जाएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ करा, गड़बड़ कुछ नहीं है, 2 बार माइक्रोफैरड है ना। छोड़ो, हम बताएं इसको लिखा रहे ऐसे ही 576 माइनस इसको इसमें घटा दीजिए, ये भी 576, सॉरी इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ये भी 576 ही आ जाएगा। मीन C1 माइनस C2 अगर वैल्यू निकाले तो आंसर 0 आ जाएगा। ये समीकरण 2 आ गई। क्या यहाँ तक दिख रहा है समीकरण दूसरी वाली? ठीक, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको क्योंकि चाक नहीं चल रही यहाँ। C1 माइनस C2 बराबर कितना आ जाएगा 0, है ना। क्योंकि क्यों, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आ जाएगा, 144 की 4 से गुणा करेंगे ये भी 576 आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 दिखनी चाहिए और समीकरण 1 दिखनी चाहिए। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, काम खत्म करो। ठीक, चलो चेक कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट बोलो क्या है, C1 प्लस C2 बराबर 24 माइक्रोफैरड। अगली बोलो क्या है, C1 माइनस C2 बराबर 0 माइक्रोफैरड। जोड़ते हैं तो जब जोड़ेंगे ये कटेगा, ये आ जाएगा 2C1, 24 में 0 जुड़ेगा 24 आ जाएगा माइक्रोफैरड। मुझे निकालना है C1 निकालेंगे, ये 2 से 24 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। अगर भाई साहब C1 12 आया तो C2 भी कितना आएगा, 12 ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 24। कोई समस्या नहीं है, गुड। ठीक, आजकल तो सुबह सुबह गर्मी हो रही है। अगला समय कह रहा है 2 परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर के 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। 2 परिवर्ती संधारित्र है। परिवर्ती संधारित्र को आपको याद होगा हमने ऐसे लिखना सिखाया था, है ना। इसे मान लेते हैं C1 है, यानी हाँ C1 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और एक परिवर्ती संधारित्र है C2, ठीक है ना। इनकी वैल्यू देख लेते हैं। ये भाई साहब 10 पिकोफैरड है और ये वाला 500। ठीक, कह रहा है 2 परिवर्ती संधारित्र जिनकी धारिता को बदला जा सकता है, किस रेंज में, 10 से 500 के बीच में। ठीक, इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक धारिता कितनी प्राप्त की जा सकती है, कम से कम अधिक से अधिक। तो कम से कम अधिक से अधिक जोड़ के प्राप्त करना है। तो आपको याद रखना है थ्योरी पढ़ते समय कि कब कम आएगा और कब ज्यादा आएगा। तो कम कब आएगा, जब हम आंसर जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, क्योंकि आंसर आता है वहां पर 1/c करके, मीन्स 1/c को 1/c1 प्लस 1/c2 करके। और समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2, यानी मैक्सिमम आंसर आएगा समांतर क्रम में और मिनिमम आंसर आएगा श्रेणी क्रम में, है ना। तो हम इसको जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। क्यों ऐसा किया समझ गए होंगे। और इस वाले भाई साहब को जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। ठीक, तो जोड़ते हैं फिर। तो 1/c बराबर बोलो क्या लिखेंगे,
1/10 प्लस 1/10, आप इसे सॉल्व कर लो, आंसर 5 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी मिनिमम आंसर कितना हो सकता है इन दोनों का 5 पिकोफैरेड, और इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है बोलो कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 मीन्स 500 प्लस 500, आंसर बोल कितना 1000 पिकोफैरेड, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स मिनिमम आंसर 5 पिकोफैरेड और मैक्सिमम आंसर 1000 पिकोफैरेड, ठीक है ना। आगे चलते हैं यार। नेक्स्ट कह रहा है 100 माइक्रोफैराड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है ना। सी वेरिएबल है तो इसे हम 1 मान लेते हैं क्योंकि चेंज भी हो रहा है। C1 की वैल्यू 100 माइक्रोफैराड है, ठीक, का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। V1 की वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर और इसमें संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो हम बताएं पहले इसकी ऊर्जा निकाल लो। पहले इसकी ऊर्जा U1 है, U1 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, हाफ C1 V1 स्क्वायर। C1 अरे CB स्क्वायर होता तो C1 V1 स्क्वायर, तो C1 की वैल्यू बोल 100 गुणे 10 की पावर माइनस 6 V1 का स्क्वायर है ना, तो 400 का स्क्वायर, ठीक, बहुत अच्छे। इसे हमने काट दिया, आंसर 50 आ गया। इसका मतलब ये आ गया 50 गुणे 10 की पावर माइनस 6 इंटू 16 गुणे 10 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे यार। इसकी इसमें गुणा कर दो यार, 16 जीरो 0, 16 पच्चे 80, 800 हो गया, गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 10 की पावर 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस 6 है, ये 10 की पावर 4 लिखा है, 10 की पावर 2 लिखा है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 6 और ये 6 मर जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 8 जूल आ जाएगा। कितना आ गया 8 जूल। अब आगे की कहानी समझते हैं। आगे की कहानी है क्या, आगे की कहानी ये है कि प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दो, प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दो और नया विभवांतर बताओ। प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दो, यहां पे लिख रहे हैं यदि प्लेटों के बीच दूरी आधी, तो इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो। क्या C का याद होगा आपको, जो संधारित्र की धारिता है वो आवेश और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती थी, वो चालक के आकार पे डिपेंड करती है, चालक प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है, माध्यम पर डिपेंड करती है और माध्यम में भरा परावर्तनांक पर डिपेंड करती है, और साथ में उसके साथ अन्य और कौन से चालक रखे उन पर भी डिपेंड करती है। तो C इसका D पे डिपेंडेंट है, तो C का हम संबंध अगर देख पा रहे हो तो 1/D है। इसका मतलब ये है कि अगर D घटेगा तो C बढ़ेगा। D हो रहा है आधा, तो C हो जाएगा डबल, इसका मतलब जो C2 होगा वो हो जाएगा 2C1। कितना हो जाएगा 2C1। अब ध्यान से देखो तो इस वाले फार्मूले को, C2/C1 बराबर V1/V2 को अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये लिखा है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2B। ये आप इसको यहाँ से समझिए। अगर हम तुमसे ये कहें कि क्यों कांस्टेंट है, तो हम क्या ये लिख सकते हैं C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अरे 1/V है, तो धारिता तो बढ़ गई, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज दोगुने से हाफ हो जाएगा, है ना। तो V2 की अगर वैल्यू तुमसे पूछे कितनी हो जाएगी, तो V2 पहले कितना था 400 था, 400 का आधा हो जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। अब कह रहा है नई ऊर्जा बता दो, तो क्या ये दोनों मिल गए, बस ये दोनों ढूंढने थे। C2V2 स्क्वायर, तो हाफ इंटू CV स्क्वायर, C की वैल्यू बोलो कितनी है, C की वैल्यू है इसमें डबल, 100 का डबल, अरे 200, और V2 रहा ये 200 का स्क्वायर, और ये माइक्रोफैराड है तो हम यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 2 मर जाएगा यार, ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 2 0 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 4 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा, 100 बच गया, इसको 10 की पावर 2 लिख दो, ये गया, आंसर बोल 4 जूल। तो अगर हम तुमसे पूछे कितना अंतर आया, कितना बदलाव आया, तो क्या 4 जूल का बदलाव आया, क्योंकि पहले कितनी ऊर्जा थी 8, बाद में कितनी है 4। तो अगर तुमसे पूछे बदलाव कितना आया, तो 8 जूल माइनस 4 जूल, आंसर बोल 4 जूल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे।
कितना टाइम हुआ है? ठीक, 15 मिनट और देख लीजिए जितने भी हो पाते हैं। नेक्स्ट है 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। ठीक है ना, 3 संधारित्र हैं, लिख देते हैं यहाँ पे C1 बराबर C2 बराबर C3। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 माइक्रोफैरड है। कह रहा इनको तुम्हारी मर्जी जैसे मन है वैसे लगाओ, बट आंसर कितना लाओ? 2 माइक्रोफैरड। यानी तीनों को श्रेणी समांतर जैसे मन है वैसे जोड़ो, बट टोटल आंसर कितना आना चाहिए? 2 माइक्रोफैरड। तो थोड़ा भेजा लगाते। अगर हम ये कहें सभी श्रेणी क्रम में, सभी श्रेणी क्रम में, अगर सभी श्रेणी क्रम में तो आंसर 1 माइक्रोफैरड आएगा, क्योंकि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जोड़ेगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम इनको समांतर क्रम में देख लें, समांतर क्रम में देखेंगे आंसर 9 आ जाएगा। तो ना तो श्रेणी में जोड़ के आएगा ना ही समांतर, इसका मतलब मिश्रित है, क्योंकि आंसर 2 लाना है, जबरदस्ती वाला। ठीक है ना, तो क्या करें? डायग्राम से सोच, क्या ऐसे किया जा सकता है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये वैल्यू भी 3, ये वैल्यू भी 3, ये वाली वैल्यू भी 3। ध्यान से देखिए कौन से क्रम में? समांतर। कौन से क्रम में? समांतर, क्योंकि इनकी पहली प्लेट है 1 पॉइंट से, दूसरी प्लेट है दूसरे पॉइंट से। तो 3 3 6, 3 3, यानी इस लाइन का उत्तर कितना है? 6। अब ये वाला 6 और इस वाला 3 में क्या संबंध है? श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम। इसका मतलब 1/6 1/3। इक्विवेलेंट में बोल क्या लिखे? CAB। CAB का उत्तर मुझे पता है 2 है। कितना है? 2। इसका मतलब ये वाला क्या है? 2 के बराबर है। ये वाला फंक्शन ये क्या 2 के बराबर है? तो बिल्कुल है 2 के बराबर। किसके बराबर? 2 के बराबर। तो आंसर ये हो गया। यानी इस क्रम में अगर हम जोड़ दें तो आंसर ये आ जाएगा। अरे 1/6 प्लस 1/3 को सॉल्व कर लो, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अरे इजीली कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये सिर्फ भेजेगा सवाल था सोचने का कि कितना आप सोच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब सारे डायग्राम वाले ही इनको उड़ाते हैं भयंकर तरीके से। कह रहा है दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य धारिता ज्ञात करो। ट्राइंगल दे रखा है। ठीक, पॉइंट दे रखा है ABC इधर, ये A, ये B, ये C। वैल्यू दे रखी ये वाली 2 माइक्रोफैरड, ये वाली 6 माइक्रोफैरड, ये वाली 3, सब माइक्रोफैरड यूनिट है। क्योंकि फैरड धारिता का संधारित्र प्राप्त करना असंभव है, मीन्स प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, वो हैवी चालक लेना पड़ेगा। इसलिए इसकी यूनिट को हम किसमें लिखते हैं? माइक्रोफैरड और पिकोफैरड में। मुझे निकालना है CAB। CAB का मतलब है कि पॉइंट A और B के बीच, पॉइंट A और B के बीच धारिता निकालनी। तो बोलो ना, अगर हम इस वाले तार को पकड़ो और इस वाले तार को पकड़ के सीधा कर दें, क्या अपने को समझ आ रहा है? ये वाला तो ऐसे दिखेगा यार, यहाँ लिखा मिलेगा 6, यहाँ लिखा मिलेगा 3, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला ध्यान से कुछ ऐसे लिखा मिलेगा, यानी इस डायग्राम को हम इस डायग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये पॉइंट आ जाएगा ये A और ये वाला पॉइंट आ जाएगा B, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी है? 2। अब ये बोल कौन से क्रम में है? तो ये है कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? श्रेणी। तो इनको श्रेणी में जोड़ दो, आंसर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। और ये वाला 2 और ये वाला 2 कौन से क्रम में? समांतर। तो 2 और 2 कितना? 4। खत्म। ठीक है ना, तो याद रखना, ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, आकृति कोई भी हो, हमेशा आप एक लाइन भूलना मत, जिस लाइन की कहे धारिता निकाल दो उस लाइन को छोड़ देना है, उस लाइन को छोड़ देना। जैसे मान लो अगर AB की पूछा तो इस वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, इन 2 लाइनों को सॉल्व करके देखेंगे कौन से क्रम में। अगर मान लो इसमें निकालता, कहता AC में निकाल दो, तो हम 6 को बंद कर लेते और इसे सॉल्व करते। क्या बात क्लियर है? ये बात याद रखना, भूलना मत। जिस लाइन का कैपेसिटेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो, जो कुछ भी निकालना हो, उस लाइन को सॉल्व नहीं करते, बाकी का ट्रायंगल या डायग्राम को सॉल्व करते हैं, एंड में उसको देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो बस आज का काम ये है कि डायग्राम बनाते चलते हैं और आंसर करते चलते हैं। ठीक है ना, डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा बट आंसर करने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत अच्छे है। अगला सवाल, ये सवाल है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। वैल्यू तो कह रहा है ये 10 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड बार बार ना लिखो, पर याद में सभी यूनिट माइक्रोफैरड में ही है। और कह रहा है यहाँ की धारिता C है और टोटल धारिता का मैग्नीट्यूड दे रखा है 15 माइक्रोफैरड। अरे इस चित्र की तुल्य धारिता का मतलब CAB की वैल्यू है 15 माइक्रोफैरड। तुम्हें निकालना है, देखो 3 इसमें संधारित्र जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 3। एक 10 का और दूसरा C जो अननोन है, मींस इसी को ज्ञात करना है। और टोटल धारिता कितनी है? 15। समझ में आ गया ना ये? ठीक, तो आंसर बोल क्या लिखें? क्या
ये तो हो गया समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर। तो 10 10 20, 10 10 20। अगर ये वाले समांतर क्रम में जुड़ गए तो चित्र बोला ऐसे नहीं रिप्लेस हो जाएगा, अरे ऐसे। ये कितना आ गया? 20। ये कौन से क्रम में? श्रेणी। तो 1/CAB बराबर 1/20 प्लस 1/C, 1/C। CAB की वैल्यू सवाल में दे रखी 15, मुझे 1/C निकालना है। तो क्या 1/15 माइनस 1/20, क्या इसी को सॉल्व कर ले अपना आंसर आ जाएगा? बिल्कुल। एलसीएम बोल 60, 15 चौके 60, ये 3, ये आ जाएगा भाई साहब 1/60। कितना आ जाएगा? 1/60। सॉल्व कर लो तो आंसर 60। आंसर कितना? 60। अरे 1/C का आंसर 1/60 है, C को निकालेंगे 60/1 आ जाएगा, और 60/1 का मतलब 60 आ जाएगा। ठीक, तो डायग्राम वाले अच्छे मजेदार सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ये है, फिर से डायग्राम ही है। बस इतना सा है। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये वाली वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 है, ये 1.8 है, 1.8 है, ये वैल्यू 6 है। इसकी तुल्य धारिता बता दो। तुल्य धारिता वाला CAB, इस सर्किट की धारिता तो बोल लो। 2 और 3 कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? श्रेणी। तो 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व कर लो तो 2 3 6, 6/5, 6/5 को 1.2 लिखेंगे। 1.2 और 1.8 कौन से क्रम में? समांतर। 1.2 प्लस 1.8 कितना आ जाएगा? 18 12 30, आंसर 3 आ जाएगा। 3 और 6 कौन से क्रम में? श्रेणी। 3 और 6 का उत्तर 2, खत्म। CAB का उत्तर बोल 2 माइक्रोफैराड, समाप्त। समझ आया ना? ये खत्म। एकदम पिद्दी सवाल है, एकदम पिद्दी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला एक थोड़ा सा अच्छा सवाल है। थोड़ा सा अच्छा इसमें क्या है? ये कुछ ऐसे बना है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सभी धारिताएं कांस्टेंट है, सब 6 माइक्रोफैराड है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी दे रखा है। सवाल सुने, कह रहा है ए और बी के बीच वोल्टेज 100 है। ए और बी के बीच वोल्टेज 100 है। सी और डी के बीच वोल्टेज बताओ, यानी VCD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? VCD। अगर थोड़ा सा अक्कल लगा, थोड़ा सा अक्कल, अगर हम इस डायग्राम को यहां से पकड़ के खोल दें तो ये 6, ये 6, ये 6 कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? श्रेणी। हम सभी जानते हैं वोल्टेज श्रेणी क्रम में डिवाइड होता है, वोल्टेज श्रेणी क्रम में डिवाइड होता है। अगर यहाँ धारिताएं अलग अलग होती तब तो हम सॉल्व करके करते, पर ध्यान से दें तो हम उड़ा दें। कैसे? टोटल वोल्टेज कितना है? 100। 100 को 3 जगह बांटना है। अगर यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4, यहाँ 5, तब तो आंसर अलग अलग आएगा, पर सभी की यार धारिताएं समान है, इसका मतलब है कि वोल्टेज बराबर बराबर आएगा। अरे यहाँ भी 100/3 आएगा, यहाँ भी 100/3 आएगा, यहाँ भी 100/3 आएगा। इन तीनों को जोड़ेगा, आंसर कितना आएगा? 100। यही तो लाना था। तो बोल VCD कितना निकला? 100/3 वोल्ट, 100/3 वोल्ट, खत्म। बस इतना सवाल था। कुछ डायग्राम तो इकट्ठे बना देते हैं डायग्रामों को, फिर आराम से उड़ा देते हैं, ठीक है ना। ये सवाल है, वैल्यू लिखते हैं। ये एंड ए है, ये एंड बी, ये 3 है, ये 3 है, बाकी सब 1 1 है। 1 1 माइक्रोफैराड, 3 3 माइक्रोफैराड, ठीक। ये एक डायग्राम हो गया, पॉइंट ए। इकट्ठे बना देते हैं और ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, देख देख करके। बस आप उत्तर ध्यान से देख लेना। बी, ये दे रखा है 2, ये भी 2, और ये वैल्यू भी 2। 2 डायग्राम हो गए। तीसरा देख, तीसरा है ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये वाली वैल्यू 4 है, बाकी सब 8 है।
सब माइक्रोफैराड है। ठीक, एक और डायग्राम है, ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी है। बस इतना सवाल है। ठीक, ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है, बस इतना सवाल। ठीक, 4 डायग्राम है, इन चारों डायग्रामों में पॉइंट ए और पॉइंट बी के अगेंस्ट या पॉइंट ए और बी के रिस्पेक्ट में आपको सी फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख, क्या करें, यहां से शुरू करते हैं। ये वाले कौन से क्रम में? समांतर। कौन से क्रम में? समांतर। जहां से डायग्राम समझ आ जाए बस वहीं से सॉल्व करना है। कौन से क्रम में? समांतर। 1 1 1, समांतर क्रम में आंसर आएगा 3, C1 + C2 + C3, आंसर 3। आपस में कौन से क्रम में? श्रेणी। 1/3 + 1/3 + 1/3, आंसर बोल 3 सॉरी 1 माइक्रोफैराड। चाप चेंज कर लेते, यहां से ये भी बोल 1 माइक्रोफैराड, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, इधर देख, 2 2 का 1, 2 2 का 1, 1 2 का 3, खत्म। ये कौन से क्रम में? श्रेणी। आपस में कौन से क्रम में? समांतर, समाप्त। इधर बोलो, यहां से सॉल्व करो। 8 8 8 8 कितना आएगा? 4, और 1/8 + 1/8 को जो श्रेणी क्रम में लगाओगे आंसर 4 आ जाएगा। 4 और 8 को समांतर क्रम में लगाओगे, 4 और 8 को कौन से क्रम? समांतर। तो 4 और 8 12, 1/4 + 1/12 + 1/8, यानी इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1/4 + 1/12 + 1/8, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर है ना? कितना आएगा वो तुम जानो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 24 एलसीएम ले लो, कितना ले लो? 24, 4 6 24, 12 दूनी 24, 8 3 24, सॉल्व कर लो, उत्तर यहां पर बोलो। 2 2 का 1, 2 2 का 1, है ना, और 1 और 5 6, 2 2 का, ये श्रेणी क्रम में है, आपस में कौन सा क्रम है? समांतर। तो 2 2 1, यानी इस लाइन का उत्तर 1, और 1 और 5 6, 6 और 6 कौन सा क्रम है? श्रेणी। तो आंसर बोलो CAB का 3, खत्म। बस इतना सा सवाल था। ठीक है ना, तो एक बार डायग्राम क्लियर है, आराम से उड़ाओ। ये सब पूछे हुए सवाल है, क्योंकि हमने एक भी सवाल ऐसा नहीं लिया है जो अब तक पूछा ना गया हो। ठीक है ना, तो इनको आराम से उतारते चलो और आराम से समझ कर उत्तर करते चलो। जब तक ना समझ आए तब तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और जब एक बार चमक जाएगा ना, यकीन मानो कि आप भी ऐसे ही उड़ाओगे जैसे हम कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि हम ऐसे याद करके उत्तर आते फटाफट लिख देते, नहीं, इजीली है, कोई दिक्कत नहीं। जब नॉर्मल से ज्यादा गुणा भाग करेंगे तो नंबरों याद हो जाते हैं भयंकर तरीके से एकदम, है ना। आगे बढ़ते, एक सेट और दे रखा डायग्राम का, उसको भी देख लेते हैं। कुछ नहीं, सेम वही कैटेगरी है, बस थोड़े ज्यादा है इसमें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है ना, सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। एक डायग्राम, ठीक, पर पॉइंट कैसे दे रखे हैं? अरे यार, इसमें एक ही लगा है। अब ठीक है, पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है। ठीक, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये दो, ये दो, ये दो। अगला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 10 है, और ये वैल्यू 15 है। बस इतना सवाल है। ये 4 सवाल है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये कौन से क्रम में? समांतर, 1 1 2, ये भी समांतर 1 1 2,
यानी यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, सब कौन से क्रम में? श्रेणी। 1/2 प्लस 1/2 का 1 हो गया। 1/2 प्लस 1/2 को जो सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 1। 1/1 प्लस 1/1 है ना, आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। अरे 1 का आधा करना है, जब समान में जोड़ते हैं तो किसी एक वैल्यू पकड़ के आधा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। CAB का आंसर कितना? 0.5 माइक्रोफैरेड। यहाँ बोल, वैल्यू नहीं लिखा इसमें। 266 है ना। पॉइंट ए और बी इस बार यहाँ है, तो यहाँ से खोल के सीधा करेंगे तो ये कौन से क्रम में? श्रेणी। 6 का 3, 6 का 3, 3 और 2 5, खत्म। तो यहाँ का CAB बोल कितना है? 5। ठीक, यहाँ आ जाओ, कौन सा क्रम है? श्रेणी। 2 2 का 1, 2 2 का 1, ये भी 1, ये भी 1, आपस में जोड़ 2, खत्म। यहाँ का CAB 2। यहाँ बोल, यहाँ से खोल कैसे सीधा करेगा? ये भी श्रेणी क्रम, ये भी श्रेणी, ये भी श्रेणी, आपस में कौन? समांतर। 10 और 15 6, क्योंकि 15 दाम 150 बटे 25, 25 छक्का 150। इस लाइन का उत्तर 6 आ जाएगा, इस लाइन का उत्तर 4 आ जाएगा। 8 और 8 को जोड़ेंगे 4, तो 6 और 4 बोलो कौन से क्रम में? समांतर। आंसर बोलो 10, खत्म। टोटल आंसर कितना? 10, समाप्त। तो अभी टाइम है कुछ 1 घंटे में? अब टाइम वाइम नहीं है, हम बताएं। आज के लिए इतने ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब हम लोग बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल की। तो मेरे ख्याल से आज कम से कम हुए होंगे तो 20 न्यूमेरिकल तो हो ही गए होंगे। तो 20 न्यूमेरिकल इस क्लास में, अगले 20 अगली क्लास में, बस आपके बोर्ड के लिए इनफ हो जाएंगे। मतलब ये वाले चैप्टर का भी पोस्टमार्टम हो जाएगा और इस चैप्टर के साथ ही इस यूनिट का भी पोस्टमार्टम हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।